फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग अड्डा पब्लिकेशन का म्यूजिक का सेट नंबर 31 करेंगे। ठीक है, 30 सेट तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट लगा दिया जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है सो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है टप्पा अधिकतर किस भाषा का प्रयोग होता है, मतलब किस भाषा में प्रयोग होता है। तो टप्पा में अधिकतर किस भाषा का प्रयोग होता है, तो ये हो जाएगा टप्पा में किस भाषा का प्रयोग होता है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपको क्या, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपको पंजाबी। ठीक है, टप्पा में अधिकतर पंजाबी भाषा का ही प्रयोग होता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है साधारणी गीति के लक्षण हमें आज किस में मिलते हैं, तो साधारणी गीति के लक्षण हमें आजकल ख्याल में मिलते हैं। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन है विलंबित लय में गाए जाने वाले ख्याल को क्या कहते हैं, तो विलंबित लय में गाए जाने वाले ख्याल को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो उसे कहते हैं हम लोग बड़ा ख्याल। 4 नंबर क्वेश्चन है ख्याल गायकी के साथ कौन सा ताल वाद्य बजाया जाता है, तो ख्याल गायकी के साथ बजाया जाने वाला ताल वाद्य है कौन फ्रेंड्स, तो ये है आपको तबला। ठीक है, ख्याल गायकी के साथ क्या बजता है, तो तबला बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 5 नंबर 5 में पूछा गया गज़ल की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है, तो गज़ल की उत्पत्ति मानी गई है आपको फारस के लोक संगीत से। कहाँ से फ्रेंड्स, फारस के लोक संगीत से। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 में कह रहा है भारत में गज़ल को प्रसारित करने का श्रेय किसे जाता है, तो गज़ल को प्रसारित करने का श्रेय जाता है भारत में किसको, तो ये जाता है आपको ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को। मुइनुद्दीन चिश्ती याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा गज़ल की रचना विविध छंदों में होती है, इन्हें क्या कहते हैं, तो गज़ल की रचना जो विविध छंदों में होती है उन्हें हम लोग कहते हैं बहर। क्या कहते हैं, बहर। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा गीत के अलग अलग भागों को अलग अलग रागों में गाने को क्या कहते हैं, तो गीत के अलग अलग भागों को अलग अलग रागों में गाने को कहते हैं राग सागर। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा वेदों की संख्या कितनी मानी गई है, तो वेद की संख्या क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 4 वेद हो जाएंगे हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले 10 नंबर, इसमें पूछ रहा है कितने वेद संस्कृत में नहीं लिखे गए हैं। ठीक है, कितने वेद संस्कृत में नहीं लिखे गए हैं, तो ये हो जाएगा आपको क्या, तो ये हो जाएगा आपको 0, मतलब सभी वेद संस्कृत में ही लिखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है संगीत संबंधित सामग्री किस वेद से सर्वाधिक मिलती है, तो ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं हम लोग सेट में। तो संगीत संबंधित सामग्री किस वेद में सर्वाधिक मिलती है, तो ये सामवेद में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 12 नंबर है सामवेद का उपवेद किसे कहा जाता है, बताइए फ्रेंड्स सामवेद का उपवेद किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपको गंधर्व वेद को। ठीक है, गंधर्व वेद को। प्रत्येक वेद की व्याख्या किस नाम से हुई है, तो प्रत्येक वेद की व्याख्या जो हुई है ये आपको किस नाम से हुई है, तो ब्राह्मण नाम से। नेक्स्ट है हमारा संगीत को शिल्प की संज्ञा किस ग्रंथ में दी गई है, तो संगीत को शिल्प की संज्ञा दी गई है आपको नाट्य शास्त्र में। ठीक है, नाट्य शास्त्र में हो जाएगा। पुराण कितने हैं फ्रेंड्स, बताइए पुराण कितने हैं, तो ये हमारे 18 पुराण हैं। ठीक, 18 पुराण है हमारे। 16 में है सामवेद में प्रयुक्त अधिकतर मंत्र किसमें संग्रहित है, तो सामवेद में जो मंत्र प्रयुक्त हुए हैं अधिकतर वो किसमें संग्रहित है, तो वो संग्रहित है आपको ऋग्वेद में ही। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है ऋग्वेद में गीत के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था, तो ऋग्वेद में गीत के लिए किस शब्द का प्रयोग होगा फ्रेंड्स, तो ये होता था आपको गिर का। ठीक है, गिर का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 18 नंबर। 18 में पूछ रहा है गीत तथा उसकी धुन के लिए ऋग्वेद में क्या संज्ञा थी, तो गीत तथा उसकी धुन के लिए ऋग्वेद में साम की संज्ञा दी गई थी, साम का नाम दिया गया था। ठीक है, उस चीज़ को। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा सामगान के मुख्य गायक को क्या कहा जाता था, तो सामगान के मुख्य गायक को कहा जाता था उद्गाता। क्या कहा जाता था, उद्गाता। 20 नंबर क्वेश्चन है वैदिक काल का सबसे मुख्य
वाद्य कौन सा है? तो वैदिक काल का सबसे मुख्य वाद्य हो जाता है आपको वीणा, ठीक है। वैदिक काल का सबसे मुख्य वाद्य वीणा। 21 है, वैदिक काल में सभी तंत्री वाद्यों के लिए क्या संज्ञा थी? तो वैदिक काल में सभी तंत्री वाद्यों को क्या बोलते थे फ्रेंड्स? तो ये बोलते थे आपको वीणा। यहाँ पे कुछ गलत है, यहाँ पे हो जाएगा आपको, तो इसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन को एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है, डाउट इसमें। 22 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक कालीन वान में कितनी तंत्रियाँ होती थी? तो यहाँ वीणा होना चाहिए ना, वैदिक कालीन वीणा में कितनी तंत्रियाँ होती थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका हो जाएगा आपको 100 तंत्रियाँ, ठीक है। 23 है हमारा, वैदिक काल में संगीत के स्वरों के लिए क्या संज्ञा थी? तो वैदिक काल में संगीत के स्वरों के लिए संज्ञा थी यम का। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, स्वरों के षड्ज, ऋषभ आदि नाम सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं आपको नारदीय शिक्षा में, ठीक है, नारदीय शिक्षा में। 25 है, वैदिक काल में पदों को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में पदों को कहा जाता था ऋचाएँ। उच्चारण दृष्टि से वैदिक कालीन स्वर कितनी प्रकार के थे? तो उच्चारण की दृष्टि से वैदिक कालीन स्वर थे 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। वेद पाठ के अपरिहार्य अंगों, वेद पाठ के अपरिहार्य अंगों को क्या कहा जाता था? तो ये वेदांग कहा जाता था। 8 है, ऋग्वेद की ऋचाएँ स्वरावलियों में निबद्ध होने पर क्या कहलाती थी? तो ऋग्वेद की ऋचाएँ स्वरावलियों में निबद्ध होने पर कहलाती थी क्या फ्रेंड्स? तो ये स्तोत्र कहलाती थी, स्तोत्र, ठीक है। 29 है, आर्चिक तथा गान किसके प्रकार थे या किसके भाग थे? तो आर्चिक तथा गान जो हैं ये आपको सामवेद के प्रकार या भाग माने जाते हैं। 30 है, साम गायन के समय तक कितने स्वरों का विकास हो चुका था? तो साम गायन के समय तक आपको हो चुका था टोटल 7 स्वरों का विकास, ठीक है। साम गान में स्वरों का क्रम कैसा था? तो साम गान में स्वरों का क्रम था आपको अवरोही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा 32 नंबर है, इसमें बोल रहा है साम के सप्त स्वरों की संज्ञा में प्रथम कौन सी थी? तो साम के सप्त स्वरों की संज्ञाओं में प्रथम कौन सी स्वर थी? तो ये प्रथम स्वर जो थी ये थी आपको क्रुष्ट स्वर, ठीक है। किस ग्रंथ में साम तथा लौकिक गान के स्वरों का सामंजस्य स्थापित किया गया है? तो किस ग्रंथ में किया गया है फ्रेंड्स? तो ये किया गया है नारदीय शिक्षा में, ठीक है। नारदीय शिक्षा ग्रंथ में साम तथा लौकिक गान के स्वरों का सामंजस्य स्थापित किया गया है। 34 है, राग वर्गीकरण के अंतर्गत सूर्यांश आदि प्रकार किस ग्रंथ में थे? तो ये हो जाएगा आपको कौन सा? तो संगीत मकरंद हो जाएगा। राग वर्गीकरण के अंतर्गत सूर्यांश आदि प्रकार जो थे ये संगीत मकरंद ग्रंथ में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, इसमें पूछ रहा है नारद ने अपने समय में प्रचलित कितने राग तथा प्रत्येक की कितनी रागनियाँ मानी थी? तो नारद कितने राग रागनी माने थे अपने समय में? तो ये माने थे 6 राग और 6 रागनियाँ, ठीक है। नारद 6 राग और 6 रागनियाँ माने थे। राग रागनी वर्गीकरण के मुख्य कितने मत हैं? तो राग रागनी वर्गीकरण के मुख्य मत हैं आपको कितने? तो ये 4 मत हैं। शिव मत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो शिव मत का अन्य नाम क्या है फ्रेंड्स? तो अन्य नाम है इनका सोमेश्वर मत। 38 है, राग रागनी पद्धति में कितने मुख्य राग माने गए हैं? तो राग रागनी पद्धति में मुख्य राग हो जाते हैं आपको 6 राग, ठीक है। कितने राग? 6 राग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 39 नंबर। 39 में है सोमेश्वर मत कितने राग तथा रागनियों थी? सोमेश्वर मत में कितनी राग रागनियाँ थी फ्रेंड्स? तो ये थी आपको 6 राग और 36 रागनियाँ, ठीक है। 6 राग और 36 रागनियाँ। 40 है, भरत मत में कितने राग तथा रागनियाँ हैं? तो भरत मत में हो जाती है आपको कितनी? 6 राग और 30 रागनियाँ, ठीक है। 6 राग और 30 रागनियाँ। 41 नंबर क्वेश्चन में है कल्लीनाथ मत के अनुसार कितने राग तथा रागनियाँ थी? तो कल्लीनाथ मत के अनुसार थी आपको
6 राग और 36 रागनियाँ, ठीक है। सोमेश्वर मत और कल्ली नाथ मत, ये दोनों में सेम राग और रागनियाँ माने गए थे। हनुमान मत है आपके अनुसार, हनुमान मत के अनुसार कितनी रागनियाँ, तो ये हो जाएगी आपको 6 राग और 30 रागनियाँ। हनुमान मत और भरत मत जिसको कहा जाता है, दोनों में सेम राग रागनियाँ थी, ठीक है। 43 है, राग वर्गीकरण की किस पद्धति की तुलना परिवार से की जा सकती है। तो राग वर्गीकरण की किस पद्धति की तुलना परिवार से की जाती है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगी आपको राग रागनी वर्गीकरण ही, ठीक है। 44 है हमारा, पंडित सारंगदेव ने अपने समय में के रागों को कितने वर्गों में बांटा है। तो पंडित सारंगदेव ने अपने समय के रागों को कितने वर्गों में बांटा है फ्रेंड्स, तो ये बांटा है आपको 10 वर्गों में, ठीक है। 45 है हमारा, ग्राम रागों की कुल संख्या कितनी मानी गई है। तो ग्राम रागों की कुल संख्या है 30। संगीत रत्नाकर में 5 गीतियों को से कितने ग्राम राग बने हैं। तो संगीत रत्नाकर में 5 गीतियों से राग कितने ग्राम राग बने हैं फ्रेंड्स, तो ये बने हैं आपको 30 ग्राम राग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 नंबर क्वेश्चन, महर्षि भरत के अनुसार ग्राम राग किससे उत्पन्न हुए हैं। तो महर्षि भरत के अनुसार भरत जी के अनुसार ग्राम राग किससे उत्पन्न हुए हैं, उत्पन्न होने का पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपको जाति से, ठीक है। ग्राम राग जाति से उत्पन्न हुए हैं, ये भरत कहते हैं। जो राग केवल अपनी ही जाति का अनुवर्तन करते हैं वो राग क्या कहलाते हैं। तो जो राग केवल अपनी ही जाति का अनुवर्तन करते रहते हैं वो कहलाते हैं आपको शुद्ध राग, ठीक है। भिन्न राग कितने माने गए हैं। तो भिन्न राग कितने माने गए हैं फ्रेंड्स, तो भिन्न राग आपको माने गए हैं, भिन्न राग माने गए हैं 5। बेसर राग कितने होते हैं। तो बेसर राग माने गए हैं आपको 8। पंडित सारंगदेव ने कुल कितने राग माने हैं। तो कुल कितने राग पूछ रहा है, कुल पूछेगा तो आपको कितना हो जाएगा 264 हो जाएगा। भरत ने उपराग कितने माने हैं। तो भरत ने उपराग माने हैं आपको 8, ठीक है। 8 उपराग माने हैं भरत। मतंग ने भाषा के अंतर्गत कितने राग बताए हैं या गिनाए हैं। तो मतंग ने भाषा के अंतर्गत कितने राग बताए फ्रेंड्स, तो ये बताए हैं आपको 16 राग। मेल पद्धति किस शताब्दी में आरंभ हुई। तो मेल पद्धति किस शताब्दी में आरंभ हुई थी फ्रेंड्स, तो ये हुई थी आपको 14वीं शताब्दी में, ठीक है। 14वीं शताब्दी में मेल पद्धति का आरंभ किसने किया है। तो मेल पद्धति का आरंभ करने वाले कौन है फ्रेंड्स, तो ये हैं विद्यारण्य। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा हो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए अभी, ठीक है। लोचन ने कितने मेल माने हैं। तो लोचन ने माने हैं टोटल 12 मेल। लोचन के 12 मेलों के अंतर्गत कितने राग आते हैं। तो लोचन के 12 मेलों के अंतर्गत आने वाले राग कितने हैं फ्रेंड्स, तो ये हैं 63, ठीक है। 63 राग आते हैं 12 मेल के अंतर्गत लोचन के द्वारा, ठीक है। रामा मात्य ने कितने मेल माने हैं। तो रामा मात्य कितने मेल माने हैं फ्रेंड्स, तो ये माने हैं 20 मेल। रामा मात्य जो हैं, रामा मात्य ये माने हैं 20 मेल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सोमनाथ ने कितने मेल माने हैं। अब सोमनाथ का पूछ रहा है, तो सोमनाथ माने हैं आपको, सोमनाथ कितना माने हैं, सोमनाथ माने हैं 23 मेल, ठीक है। सोमनाथ माने कितने मेल, तो 23 मेल, ठीक है। 59 का सी हो जाएगा। 60 है, पंडित वेंकट मुखी ने कितने मेलों की संख्या कितनी थी। तो ये तो बहुत बार पढ़े होंगे हम लोग, 72 मेल का सिद्धांत कौन दिया था, वेंकट मुखी का 72 मेल का सिद्धांत, तो ये 72 मेल दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61 नंबर, पंडित वेंकट मुखी ने एक मेल में कितने रागों की उत्पत्ति बताई है। तो पंडित वेंकट मुखी ने एक मेल से कितने रागों की उत्पत्ति बताई है। तो ये बताए हैं आपको 484, कितना 484, 484 मेल रागों की उत्पत्ति, मतलब एक मेल से 484 राग की उत्पत्ति हो सकती है। 72 मेलों को कुल कितने गुटों या वर्गों में बांटा गया है। तो ये बांटा गया है आपको कितने वर्गों या गुटों में, 12 वर्गों या गुटों में। 72 मेलों को कुछ वर्गों में बांटा गया है, इन वर्गों को क्या कहते हैं। तो 72 मेलों को कुछ वर्गों में बांटा गया, उन वर्गों को कहते हैं क्या फ्रेंड्स, तो उस वर्गों को कहते हैं हम लोग चक्र, ठीक है। 64 है हमारा, 64 क्या है,
रागांग पद्धति के जनक किसे कहा गया है? ठीक है, रागांग पद्धति के जनक कौन है फ्रेंड्स, बताइए। तो रागांग पद्धति के जनक हो जाते हैं पंडित नारायण मोरेश्वर खरे। ठीक है, इसका हो जाएगा आपको 64 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 64 का सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 65, अनंत मनोहर जोशी किस घराने से संबंधित हैं? तो अनंत मनोहर जोशी जो हैं ये आपको हो जाते हैं ग्वालियर घराने के। अब्दुल करीम खां किस घराने के कलाकार हैं? तो अब्दुल करीम खां हमारे किराना घराने के कलाकार। 67 है, अल्लाह दिया खां के घराना का नाम क्या है? तो अल्लाह दिया खां का घराना हो जाता है क्या? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो इनका क्या हो जाता है? तो इनका हो जाता है जयपुर घराना। ठीक है, जयपुर अल्दौरी घराना। ठीक है, जयपुर अतरौली घराना हो जाता है अल्लाह दिया खां का घराना, जयपुर अतरौली घराना। तो ये ई हो जाएगा इसका ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। 68 है, किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंधित हैं? तो किशोरी अमोनकर जो हैं ये आपको हो जाएंगे जयपुर घराना के। ठीक है, मोघूबाई कुर्डीकर किस घराने के गायन करती है? तो मोघूबाई कुर्डीकर जो है ये किस घराना की हो जाएगी? ये हो जाएगी आपको जयपुर घराना की ही। ठीक है, नेक्स्ट है किराना घराना के गायक को पहचानना है। इनमें से कौन है जो किराना घराना के गायक हैं? तो बताइए फ्रेंड्स कौन हो जाएंगे? गंगूबाई हंगल हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 71 नंबर क्वेश्चन है, गुलाम रसूल किस घराना से संबंधित हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर इनमें से ऑप्शन में से कोई नहीं है। 72 है, निम्न में से आगरा घराना का कलाकार कौन है? तो आगरा घराना का कलाकार हो जाते हैं हम लोग के नथन खां। नेक्स्ट है बाबा दीक्षित किस घराने से संबंधित हैं? तो बाबा दीक्षित जो है ये ग्वालियर घराने के हैं, बाबा दीक्षित। बालकृष्ण बुआ इचलंजीकर कौन से घराना से है? तो बालकृष्ण बुआ इचलंजीकर हो जाती है ग्वालियर घराना की। ठीक है, ग्वालियर घराना की हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा मल्लिकार्जुन मंसूर। मल्लिकार्जुन मंसूर जो हैं ये हमारे किस घराना के कलाकार हैं? तो ये हैं जयपुर घराना के। ठीक है, जयपुर घराना के हैं मल्लिकार्जुन मंसूर। 76 राजा भैया पूछ वाले किस घराना से संबंधित हैं? तो राजा भैया पूछ वाले किस घराना के हो जाएंगे फ्रेंड्स? तो ये हो जाएंगे, इसका भी ई हो जाएगा आंसर। तो राजा भैया पूछ वाले किस घराना के हैं? तो राजा भैया पूछ वाले हो जाते हैं ग्वालियर घराना के। ठीक, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ग्वालियर घराना हो जाएगा। निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आगरा घराना का कलाकार कौन है? तो आगरा घराना का कलाकार इसमें से कौन है कलाकार? तो विलायत हुसैन खां हो जाएगा। ये हो जाएगा बी आपको आंसर, विलायत हुसैन खां। नेक्स्ट है 78 राम भाऊ कुदगोलकर किस घराने से हैं? तो राम भाई कुंदगोलकर जो हैं ये हो जाते हैं आपको किराना घराना से। किराना घराना के कलाकार को पहचानना है फिर से, इनमें से कौन किराना घराना के कलाकार हैं? तो किराना घराना के हो जाएंगे वहीद खां। तांडस खां किस घराना से जुड़े हैं? तो तांडस खां हमारे हो जाते हैं दिल्ली घराना के। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। टोटल 80 क्वेश्चन था हम लोगों का जो कंप्लीट कर लिए हम लोग। टोटल इस सेट में आपको कितना क्वेश्चन मिल जाता है? तो 45 सेट मिल जाता है। और 45 इंटू आप 80 कर लीजिए तो कितना क्वेश्चन हो गया आपका? तो आप कैलकुलेट कीजिए 45 इंटू 80 तो आपको 3600। ठीक है, इतना आपको प्रैक्टिस हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा अगर आप इस सेट को रेगुलर करते हैं। मेरे इस सेट को अड्डा पब्लिकेशन का सेट का बुक कंप्लीट कर लेते हैं। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख सकते हैं आप लोग वीडियो। और आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।